नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान का पार्ट 3 धातु और अधातु का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर बार ये सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पार्ट 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, सीसा और टीन के मिश्रित धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सोल्डर, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है गन मेटल और ऑप्शन डी है उपधातु। हमें बताना है सीसा और टीन से बना मिश्रित धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है हम लोगों का, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो हमें बताना है धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। याद रखिएगा, धातुओं की और अधातु की जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणात्मक, यानी कि इसमें विद्युत पार नहीं हो सकता। जैसे कि प्लास्टिक, इन सब चीज़ों में प्लास्टिक, ये सब लकड़ी, सूखा लकड़ी, ये सब अधातु होता है। ठीक है, अधातु, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, विद्युत पार नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत ऋणात्मक होता है। और लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा, ये सब क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, ये धातु होते हैं। तो इसमें विद्युत क्या होता है, धनात्मक, यानी कि इसमें विद्युत पार हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 नंबर हम लोग, 3 नंबर है, सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है टीन और ऑप्शन डी है पीतल। तो हमें बताना है सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु। आघातवर्धीय का मतलब होता है कि किसी भी धातु को कितना दूर तक चादर के रूप में फैलाया जा सकता है पीट पीट कर। तो आपको बता दें, सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय धातु है। अगर 1 ग्राम सोना को पीट पीट कर उसे आघातवर्धीय चादर के रूप में फैलाया जाए तो कम से कम 2-3 चादर भर उसे फैलाया जा सकता है 1 ग्राम सोना को। तो आप समझ सकते हैं कि सोना कितना ज़्यादा आघातवर्धीय धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है टीन और ऑप्शन डी है पीतल। तो सबसे तन्य धातु, ठीक है, सबसे तन्य धातु भी सोना होता है। आपको बता दें, 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम सोना का अगर तार बनाया जाए तो वो लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, लगभग 1 ग्राम सोना का, ठीक है, 1 ग्राम सोना का 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सोना कितना ज़्यादा तन्य धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर है, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है। तो चांदी को Ag से डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सिंबल होता है। तो ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 40। तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है जिंक। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, तांबा एवं टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं, यानी कि इस बार तांबा और टीन से बना मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पीतल, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है सोल्डर, ऑप्शन, तो क्या कहते हैं तांबा और टीन से बना मिश्रित धातु को, तो कांसा कहा जाता है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है हम लोगों का, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, ऑप्शन ए है कम चालक होते हैं, ऑप्शन बी है सबसे अच्छे चालक है, उसके बाद चालक है, सबसे अच्छे कुचालक है। तो सिल्वर का मतलब होता है चांदी और कॉपर जो कि तार बना होता है। तो सिल्वर और कॉपर जो है उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, ये सिल्वर आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर यानी कि चांदी जो है वो उष्मा का सबसे ज़्यादा अच्छा चालक है। और विद्युत का भी सबसे अच्छा क्या है, चालक है सिल्वर। ठीक है, चांदी सबसे ज़्यादा, तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 9 नंबर है हम लोगों का, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है। तो आपको इन सब चीज़ों का नाम पता होना चाहिए
कि एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद करते चलिएगा, क्वेश्चन में अभी ढेर सारा आएगा तो आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन अधातु है। एफी का मतलब होता है एफी का मतलब होता है लोहा यानी कि फेरस, ठीक है। सी का मतलब होता है कार्बन, ए एल यानी एल्युमिनियम, ए यू का मतलब होता है सोना। तो कौन सब क्या है अधातु, तो कार्बन जो है, कार्बन एक अधातु है। लोहा तो धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और सोना भी धातु है, लेकिन इसमें से जो बी यानी कि सी जो है क्या है, कार्बन क्या है, वो एक अधातु है। तो आप लोग इसका नाम याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 10 नंबर है हम लोगों का, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि आप लोग अभी तक पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे कि अधातु जो होता है, अधातु में क्या होता है कि करंट पास नहीं होता, लेकिन एक ऐसा भी अधातु है जिसमें विद्युत पास होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है चांदी। तो हीरा क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रेफाइट एक अधातु है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है, जो कि हमारे पेंसिल का जो नोक होता है, पेंसिल में जो लाइन बना होता है, पेंसिल जो होता है नोक वाला ब्लैक कलर का, उसमें ग्रेफाइट ही रहता है। और ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है कि वो एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। चांदी तो क्या है, धातु है, और सोना चांदी तो ये सब तो धातु हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। ये एक एकलौता क्या है, अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 24। तो हमें बताना है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात अनुपात होगा। यानी कि हमें हमसे पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अणु संख्या वो कितनी होती है। तो जल का जो क्या होता है फॉर्मूला H2O, ठीक है, H2O होता है। तो H कितना है यहाँ पे, H कितना है 2, और जल कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये हो गया अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। लेकिन अगर आपको इस तरह से पूछे, पहले अगर रहेगा ऑक्सीजन और बाद में रहेगा हाइड्रोजन, जैसे चेंज कर दिया जाए, जल में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की अणु संख्याओं का अनुपात होता है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर ऑक्सीजन का पहले बात करेगा तो ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 देंगे, और अनुपात अनुपात क्या, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा ऑक्सीजन के जगह पे, तो हाइड्रोजन 2। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर पहले हाइड्रोजन है तो 2 रहेगा, ठीक है, और पहले अगर ऑक्सीजन है तो 1 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का तो 1 है, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या है हाइड्रोजन, तो H2O, तो हो जाएगा हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2:1। अगर रहता हाइड्रोजन यहाँ पे रहता, पहले रहता ऑक्सीजन, तो 1:2 होता। तो इसका सही उत्तर होगा बी 2:1। अगला प्रश्न है 13 नंबर, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है P4, ऑप्शन बी है P2, ऑप्शन सी है P5, ऑप्शन डी है P3। तो हमें बताना है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है। तो P4 जो है फास्फोरस का अणुसूत्र है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। हीरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीरा भी कार्बन का एक अनुरूप है, ग्रेफाइट भी हीरा का एक अनुरूप है, और फ्लोरीन भी हीरा का एक अनुरूप है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है सभी। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय होता है, और अधातु जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ध्यान रखिएगा कि धातु जो होते हैं, सभी धातु क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फल्कस, ऑप्शन बी है गैंग, ऑप्शन सी है सलेंग और ऑप्शन डी है कचरा। तो
अयस्क में जो अशुद्धि होते हैं उसे गैंग कहते हैं। तो 16 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइज और हेमनेटाइज किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Fe यानी कि लोहा फेरस, ऑप्शन सी है Ag, ठीक है, और ऑप्शन डी है यानी Cu। तो मैग्नेटाइज और हेमनेटाइज जो है वो Fe यानी कि लोहा का जो है वो एक अयस्क है, ठीक है, लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न 18 नंबर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? यानी F, ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? F, Na, Mg, Al। तो F का मतलब होता है फ्लोरीन, N का मतलब होता है सोडियम Na का, Mg का मैग्नीशियम, Al का एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा जो है वो होता है फ्लोरीन विद्युत का ऋणात्मक, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, याद रखिएगा, विद्युत का सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है विद्युत ऋणात्मक। अगला प्रश्न है 19 नंबर। पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है Fe और Zn। Fe का मतलब लोहा, Zn का मतलब जिंक, बी हो गया Na और सी का ऑप्शन है, ऑप्शन सी है Cu और Zn। उसके बाद ऑप्शन डी है Ca और Ag। तो हमें बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जब भी आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा पिताजी, ठीक है, याद कर लीजिएगा पिताजी। पी से क्या होता है? पीतल, ठीक है, पी से हो जाएगा पीतल। उसके बाद त से होता है तांबा, ठीक, त से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक, ठीक है, जिंक हो जाएगा। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का, ठीक है, पिताजी याद कर लीजिएगा और आप आसानी से इस तरह से लिख पाइएगा। तो पीतल किसका हो गया? तांबा और जिंक का। तो Cu का मतलब होता है तांबा और Zn का मतलब होता है जिंक। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर करते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा क्यों रखा जाता है? यानी कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को अगर बाहर रख दिया जाए तो ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लग जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए इसे क्या किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसे जल में डुबा के रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है चांदी। तो देखिए यहाँ से आपको अगर नहीं भी पता रहे इसका आंसर तो आप पता कर सकते हैं। सोडियम को तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, लोहा को नहीं डुबोकर रखा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। लोहा को क्या जल में डुबोकर रखा जाता है? नहीं। और चांदी को भी जल में डुबोकर नहीं रखा जाता है, तो सही क्या हो जाएगा? फास्फोरस। तो इस तरह से भी आप लोग किसी का आंसर अगर नहीं पता है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि जल में इसे फास्फोरस को डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम और एक याद रखिएगा पोटासियम, ठीक है, इन सभी को क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो अभी ऑप्शन में दो है लिथियम और सोडियम। तो इन दोनों को क्या किया जा सकता है? चाकू से बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। ये एक धातु है, ये जो है पनीर के तरह, मतलब जैसे पनीर को कैसे काटा जा सकता है बहुत ही आसानी से, तो उसी के तरह ये भी हैं, ठीक है। अगला नंबर 23 नंबर है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा को मरकरी भी कहते हैं, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है आयरन, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है इस तरह से, उसमें एक वाइट कलर का लाइन होता है जो कि उसमें पारा होता है, वही ऊपर नीचे होता है और उसी से फीवर नापा जाता है। तो पारा जो होता है, पारा वो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, और वो जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा ही रहता है। वाइट कलर का आप देखे होंगे, जो नोक रहता है ना और वाइट रहता है, तो वो बस शीशा रहता है, लेकिन उसमें पारा जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है, जिसके कारण वो सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है आयरन।
तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है लोहा। तो ऑप्शन ऑप्शन बी जो है गोल्ड सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी कि गोल्ड में जंक नहीं लगता। आप इसे मट्टी में गाड़ के कितना भी दिनों तक रख दें या फिर खुला हवा में रख दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना एक घोल के रूप में होता है, जैसे कि वो एकदम ठोस नहीं होता, ठीक है, घोल होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का घोल होता है। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है, आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आपको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब ये घोल के रूप में होता है, ठोस नहीं होता है, तो इसका तो आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो शुद्ध सोना जो है वो 22 कैरेट का होता है। इसमें तांबा या फिर चांदी, इन सब चीज़ों को मिलाकर इसे ठोस बनाया जाता है सोना को। आप जो सोना देखते हैं वो असल में शुद्ध सोना नहीं होता है, उसमें तांबा, सोना चांदी, ये सब मिलाया हुआ रहता है। तो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना चाहिए होता है, और सोना जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो आप ए इसका अभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है? तो Cu यानी कि कॉपर, Ag का मतलब क्या होता है, ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा। आपको पता होगा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, पता भी रहेगा, लेकिन आप नहीं बता पाइएगा क्योंकि उसका नाम आपको पता रहेगा तभी तो। Ag का मतलब होता है चांदी, Al का एल्युमिनियम, Fe का लोहा। तो सब विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी कि विद्युत सबसे अच्छा किस में अच्छा चल सकता है? तो Ag यानी कि चांदी में जो क्या है, विद्युत बहुत ही अच्छा से चल सकता है। अगर चांदी का तार बना दिया जाए तो विद्युत उसमें बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, लेकिन अगर चांदी का तार बना दिया जाएगा